हाय। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मेरे कंटेंट से बहुत अलग है, लेकिन मैं वीडियो अचानक से बना क्यों रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 35 मार्क्स ईजिली मिला के देंगे और आप हो जाएंगे पास। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है F.W. टेलर के 5 प्रिंसिपल्स। आप उसमें क्या क्या लिखने का एग्ज़ाम है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे करने का, फर्स्ट तो जो इंट्रोडक्शन और मीनिंग जो बोलते हैं ना हेनरी फयोल की, वो लिखने की। उसके बाद उसकी डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन लिखने की और उसके बाद उसके जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो प्रेजेंट करने के, और वो याद कैसे करने के उसका भी फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसकी छोटी सी डायग्राम बनाने की, बस ख़त्म। अब खाली आप मुझे 5 से 10 मिनट दो, मैं आपको आपके जो कॉलेज के लेक्चर है उससे भी अच्छा समझाऊंगा। सो मीनिंग, हेनरी फयोल इज द यूनिवर्सलिस्ट एंड द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फयोल जो थे ना, वो यूनिवर्सलिस्ट थे। किसके? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के। यह हमेशा याद रखना है कि जो F.W. टेलर थे वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, और जो हेनरी फयोल है वो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। द हेनरी फयोल इज द यूनिवर्सलिस्ट एंड द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ही बॉर्न इन फ्रांस इन 1841। वो पैदा कब हुए? 1841 में। और कहाँ पे पैदा हुए? फ्रांस में। ही ग्रेजुएटेड इन 1860। वो बॉर्न हुए 1840 में और ग्रेजुएटेड कब हुए? 1860 में। एज जॉइंट फ्रेंच मिनी कंपनी एज द सेम ईयर। उन्होंने सेम ईयर में, ग्रेजुएट होने के बाद ही उन्होंने एक उसी साल फ्रेंच मिनी कंपनी ज्वाइन की, और वहाँ पे काम क्या करने लगे? जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। और उस कंपनी में वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करने लगे। फ्योल डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने जो थ्योरीज डेवलप की है वो मैनेजमेंट के ऊपर की है। ही डेवलप थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और जो इनकी थ्योरीज थी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सलिस्ट। तो आपको आई थिंक कि समझ में आया होगा कि हेनरी फयोल की मीनिंग क्या क्या लिखनी है। इसके बाद आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मुझे नहीं लिखनी, इसलिए मैंने स्किप कर दी है। लेकिन मीनिंग में क्या क्या है, जो हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स है ना, वो 14 प्रिंसिपल्स है। अब उनको याद कैसे रखने का? प्रिंसिपल्स डैट USSR, डैट सेस OIC। तो इसका मीनिंग क्या होता है? डैट इस शब्द से जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल है। डी से डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है कि हेनरी फयोल ने क्या कहा है कि इस प्रिंसिपल में डिवाइड करो हर एक वर्क को। ओके, वो हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले वो फार्मूला को जान लेते हैं। डैट से क्या क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। ए से क्या होता है? अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरे डी से क्या होता है? डिसिप्लिन। ओके, अब यू का क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल में क्या कहा है कि हेनरी फयोल में जो कमांड है वो सिंगल पर्सन के हाथ में होनी चाहिए, सुपीरियर के पर्सन में हाथ में। यस, यू हो गया। उसके बाद SEE, इसका क्या प्रिंसिपल है? यस का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यस से। ई से इक्विटी। दूसरे ई से स्पिरिट द क्रॉप्स, टीम की स्पिरिट्स जो रहती, उन्होंने वो कहा है इस प्रिंसिपल ने, हेनरी फयोल ने। ओके, सी हो गया। उसके बाद USSR, इसमें क्या हम बोलते हैं ना कि DSLR, उसी से रिलेटेड है शब्द। हमेशा पेपर में अगर आपको याद नहीं आ रहा तो DSLR याद लाने का, उसके बाद ये याद हो जाता है USSR। ओके, इसकी क्या राय है देखते हैं। यू की यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है वो एक होनी चाहिए सबकी, मैनेजमेंट की और वर्कर्स की भी। उसके बाद यस से होता है स्टेबिलिटी, और दूसरे यस से होता है स्केलर चेन, और आर से होता है रेम्यूनरेशन। अब ये लास्ट बचा वाला OIC वाला, वो क्या कहता है देखेंगे। O से ऑर्डर, I से इनिशिएटिव, और C से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ये आपको समझ में आए होगा कि फॉर्मूला आपको 14 प्रिंसिपल्स याद दिलाएंगा कि कैसे याद रखने का। डैट USSR, जो बच्चा है वो अपने डैड से पूछता है कि डैड USSR OIC,
डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फोर्ड इस प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं कि वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। जो वर्क है वो स्मॉल टास्क में डिवाइडेड करना चाहिए। किसको? ईच वर्क डन बाय अ ट्रेन स्पेशलिस्ट। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में जिस वर्कर को ट्रेन किया है और स्पेशलिस्ट बनाया है उसको वो काम क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। टास्क को डिवाइडेड करो और उसको वो उस काम को स्पेशलिस्ट के पास दो करने के लिए। ओके, विच लीड्स टू ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी। वो क्या करेगा? उस काम को ग्रेटर इफिशिएंसी के साथ अपने काम को करेगा। उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और रिड्यूस ऑफ यूनिवर्सल अननेसेसरी वेस्टेज। और रिड्यूस क्या होगा? अननेसेसरी वेस्टेज होगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? और भी अच्छे से समझ के लो का सेम टू सेम जो बुक में वैसे लिखने का वैसा नहीं है, अपने मन से भी आप लिख सकते। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है हेनरी फोर्ड का डिवीजन ऑफ वर्क में? वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। क्या करो? स्मॉल टास्क में डिवाइड करो। वो भी किसको? जो ट्रेन स्पेशलिस्ट है उसको। वो क्या करेगा? अपनी ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी यूज करेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और रिड्यूस क्या होगा? अननेसेसरी वेस्टेज। सेकंड प्रिंसिपल, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, ऑथोरिटीज मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटीज क्या होता है? ऑथोरिटीज का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि पावर। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट जॉब असाइंड ऑन टाइम। टाइम के तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कि इस टाइम में मुझे ये काम खत्म करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसका तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार समझाऊंगा कि ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है। कि ऑथोरिटीज मीन्स पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। उस टाइम पर जो काम होना चाहिए उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर वो इक्वल रही तो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से वर्क करेगी। अगर वे नहीं रहे तो डिस्कॉर्ड हो गए, झगड़े हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगी। ओके, आई थिंक यू आपको ये भी समझ में आया होगा डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद डिसिप्लिन कि इट इज़ मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है वो मेन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट में। कॉज द वर्क और एम्प्लॉई फॉलो द डिसिप्लिन व्हेन कंपनी और बिजनेस गेट प्रॉफिटेबल। तो क्या होगा? अगर वर्कर और एम्प्लॉयज डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बस डिसिप्लिन मीन्स फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री। डिसिप्लिन क्या है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के कह लो या बिजनेस के कह लो, कंपनी के कह लो, इंडस्ट्री के कह लो, किसी के भी कह लो, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, वर्कर्स मैनेजमेंट रहो या वर्कर्स रहो, अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगी। ओके, आई थिंक आपको डिसिप्लिन भी समझ में आया होगा। तो आपने ये जो है डैड वाला है वो समझ में आया होगा। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है? ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और तीसरा है डिसिप्लिन। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता कि काम को डिवाइड करते और वो जो टास्क है वो ट्रेन स्पेशलिस्ट को दे देते। उससे क्या होता? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती और वेस्टेज कम होता। ऑथोरिटीज मीन्स पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जो भी टाइम है उस टाइम के दौर तक वो काम कंप्लीट होना चाहिए। और अगर वो इक्वल रहा तो मैनेजमेंट को अच्छा फ़ायदा होगा, अगर नहीं रहा तो मैनेजमेंट भी कर सकती है। ओके, उसके बाद डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या बोलता? ये मेन प्रिंसिपल्स है किसका? मैनेजमेंट का। उसके बाद बिकॉज वर्कर और एम्प्लॉयज फॉलो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? प्रॉफिटेबल। उसके बाद डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। बस इतना अच्छा, ये समझ में आया होगा। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स every workers should receive order and instruction from one superior only। ये क्या कहना चाह रहा है प्रिंसिपल्स पता है क्या? हेनरी फोर्ड क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रिंसिपल के बारे में कि जो वर्कर्स है उसको ऑर्डर मिलनी चाहिए किसकी तरफ से? वन सुपीरियर ओनली। क्या बोले कि वन सुपीरियर, खाली एक पर्सन से ऑर्डर मिलनी चाहिए। एक एग्जांपल देके समझेंगे। अगर आप कॉलेज में हो, अपने
आपको किसी ने मैम ने बुलाया और जाओ वहाँ से कुछ लेकर आओ चौक, और दूसरे सर अब जा रहे थे कि दूसरे सर आए, उन्होंने क्या कहा कि बेटा डस्टर लेके आओ, तो आप किसकी बात सुनेंगे? आप कन्फ्यूजन रहेंगे ना, आप उधर जाएंगे इधर देंगे, मैम को देंगे तो सर चिल्लाएंगे, और सर को देंगे तो मैम चिल्लाएंगी, तो वे अच्छी तरीके से वर्क नहीं होगा। तो इसमें इस प्रिंसिपल में क्या कहा है, यूनिटी ऑफ कमांड में एवरी वर्क शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर पर्सन। अब अगर मैडम ने इसने आपको काम बताया होगा तो आप डायरेक्ट जाते चौक लेके आ रहे और मैडम को दे देते, आपको जो काम है वो हो जाता तभी के तभी। लेकिन अगर आपको दो लोगों से 3 लोगों से काम दिए जाए तो आप अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। तो यही है कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोल रहे कि ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन है वो वन सुपीरियर पर्सन से मिलना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो क्या होगा कि मैं इसकी सुनूं कि इसकी सुनो, कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्टर्बेंस होगा और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड एक ही सुपीरियर पर्सन से होगा तो ये कुछ भी मैनेजमेंट में हावी नहीं होगा, ऐसी गलत चीजें। तो यही कहना चाह रहे हैं, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, इट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय आर सेम। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या रहता, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्रॉफिट कमाना, और एम्प्लॉयज का क्या इंटरेस्ट रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलना। ओके, व्हेन दिस प्रिंसिपल कैन अप्लाई, अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट सेम रहा तो क्या होता, ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होता। मैंने इतना ही लिखा है, आप भी इतना ही लिखेंगे तो मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन इसको मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट होता क्या है। सपोज मैं आपका नौकर हूँ आप मान लो आप मैनेजमेंट हो और मैं वर्कर हूँ आपकी कंपनी का, तो आपका एम क्या है, आपका एम क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और मेरा एम क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, मुझे सैलरी मिलना। अगर और वो इनका हम दोनों का भी इक्वल मेन गोल क्या है, पैसा। अगर मैं अच्छी तरीके से काम करूंगा किसी भी गोल के ऊपर, अगर हमने गोल डिसाइड किया कि इस साल में इतनी सेल होनी ही चाहिए, तो मैंने उसको अच्छी तरीके से मार्केट में प्रेजेंट किया, मार्केटिंग अच्छे से की, और उस पर अच्छे से रिसर्च करके कुछ जो, अगर मैं सेल्समैन हूँ तो अच्छे से बात की लोगों से, उसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे तो होगा। वो गोल जो डिसाइड किया है उसका फ़ायदा मुझे तो होगा, उसके साथ साथ किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा। तो ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसका, कंपनी का भी हो सकता है, एम्प्लॉयज का भी हो सकता है, और जनरल इंटरेस्ट ऐसा मान लो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक वर्कर का और जनरल इंटरेस्ट कंपनी का एक हो, तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो हमने आप तक कितने प्रिंसिपल्स देखे, 5 प्रिंसिपल्स देखे इतने तक। यस, डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेकंड, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, और 5 जो था अपना सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है इस पे। ओके, तो ये वर्क ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि वर्क को डिवाइड करना चाहिए। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कहती कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इक्वल रहनी चाहिए। डिसिप्लिन क्या रहता, डिसिप्लिन क्या होता कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स भी। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या रहते कि वन सुपीरियर, हमेशा याद रखो कि वन सुपीरियर पर्सन से ही आपको कमांड मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होगी। तो हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड वन सुपीरियर पर्सन से मिलनी चाहिए। और फिफ्थ जो है अपना सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट वर्कर का और मैनेजमेंट का भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से वर्क करेंगे और प्रॉफिटेबल होगा। आपको समझ में आया होगा तो ये प्रिंसिपल आप बहुत बड़ा लिख सकते, लेकिन इतना ही लिखा मैंने कि क्या है, द प्रिंसिपल डिफाइन करता द इक्वली ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। किसको, एम्प्लॉयज़ को। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट को नॉट जस्टिफाई इट्स कास्ट को लेकर उनको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए।
रिलीजन को देखकर नहीं जस्टिफाई करना चाहिए और जेंडर को देखकर भी नहीं जस्टिफाई करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हेनरी फोर्ड कहते हैं इक्विटी के बारे में। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, आपको समझ में आया ही होगा। स्प्रिट द क्रॉप्स, ये प्रिंसिपल्स क्या बोलता कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। इसका स्प्रिट द क्रॉप्स है ना, इसका मीनिंग क्या होता? टीम स्पिरिट। अब टीम स्पिरिट क्या होती कि सब जो काम करते वो टीम में मिलकर करने चाहिए। अपनी एवेंजर देखी होगी, उसमें कैसे टीम में मिलकर काम करते, वैसे ही इधर भी वही कहा है। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल्स कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट को। यूनिटी एंड हार्मोनी होनी चाहिए किसके बीच? एम्प्लॉयज के बीच। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये प्रिंसिपल्स क्या बोलता कि सेम यूनिटी ऑफ कमांड थी ना, गेट्स सुपीरियर पर्सन, जिससे सुपीरियर पर्सन से कमांड मिलती थी। सेम उसी तरह एज द सेम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन डायरेक्शन ऑन वन गोल। क्या बोलता है प्रिंसिपल्स कि डायरेक्शन होनी चाहिए वन गोल के ऊपर। ऐसा नहीं कि 10 बंदे को लगा दिया इस गोल पर, 10 बंदे को लगा दिया इस गोल पर, 10 बंदे को लगा दिया इस गोल पर, वो नहीं है। एक गोल लो और उसको डिवाइड करके काम दे दो, लेकिन गोल क्या होना चाहिए? खाली एक होना चाहिए, डायरेक्शन एक होनी चाहिए। तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से काम करेगी, प्रॉफिटेबल होगी, उनका जो गोल है वो कंप्लीट फुलफिल होगा। दिस प्रिंसिपल सेज एनी इंफॉर्मेशन और वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन वर्क जो है प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। किसके अब क्या बोल रहे कि नॉट द एम्प्लॉय गेट मीट टू डायरेक्ट सीईओ। एम्प्लॉय को है वो डायरेक्ट सीईओ को नहीं मिल सकता। फर्स्ट एम्प्लॉय सेज हिज बॉस, वो अपने बॉस से कहे, देन बॉस या मैनेजर से कहे, देन मैनेजर सेज सुपीरियर मैनेजर, सुपर मैनेजर कह लो, वो अपने सुपर मैनेजर से कहेंगे, देन गेट हेड से सीईओ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद क्या करेंगे? वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओ है उनको बताएंगे। स्टेबिलिटी क्या कहती कि अगर वर्कर को हमने कुछ काम लगाया, वर्कर को क्या लगाया, एम्प्लॉयज को क्या लगाया, काम लगाया, और 1 महीने के बाद ही उसका काम चेंज कर दिया, तो अच्छे तरीके से स्टेबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और उसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा क्या? नहीं होगा जी। तो एक क्या प्रिंसिपल्स क्या कहता कि अगर आपने एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को काम लगाया तो वो स्टेबल रखना चाहिए, कम से कम 6 या 1 साल के लिए। तो देन मैनेजमेंट कैन नॉट प्रॉपर वर्क, और मैं इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेंगे। क्या कहती? द वेजेस शुड इनकरेज, क्या करे? एम्प्लॉयज को इनकरेज करे टू वर्क मोर, क्या करे? मोर एंड अच्छी तरीके से करे। दैट्स ऑर्गेनाइजेशन गेट प्रॉपर वर्क। तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क होगा। तो आप बताओ, मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ। अब ये जो डैड USSR ये जो है वो थोड़ा मन में रिवाइज करो एक बार। ओके, आई थिंक आपने रिवाइज किया होगा। वो ऑर्डर नहीं है कि जा भाई उधर से ये ला, वो कर, ये कर। नहीं, वो ऑर्डर नहीं है। ये क्या है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। तो इसमें क्या हेनरी फोर्ड क्या बोलते हैं? ऑर्डर मीन्स नॉट गेटिंग द ऑर्डर टू एम्प्लॉयज को ऑर्डर देना, ऑर्डर इसका मीनिंग नहीं है। तो मीनिंग क्या है? ऑर्डर मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। क्या है? थिंग्स की जो है वो प्रॉपरली अरेंजमेंट होनी चाहिए। फाइनेंस का स्टाफ है, फाइनेंस की जगह होना चाहिए। मैनेजमेंट का स्टाफ है, मैनेजमेंट की जगह होनी चाहिए। HR का जो स्टाफ है, HR की जगह होनी चाहिए। इनिशिएटिव क्या बोलता? टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। अब ये क्या बोलता? इनिशिएटिव लेना चाहिए, एम्प्लॉयज को हो या मैनेजमेंट को हो। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता कि जो पावर है वो किसी ज्यादा नहीं, किसी 1-2 लोगों के हाथ में होती, उसको क्या बोलते? सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। पावर क्या होती? किसी
गिने चुने लोगों के पास होती और इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट की होती, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती कि ज़्यादा लोगों के पास होती। और ऑर्गेनाइजेशन वर्क वेरी वेल व्हेन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इक्वली। ये मैंने खुद से नहीं बताया, ये हेनरी फ्यूएल की 14 प्रिंसिपल्स थे, आपको समझ में आए होंगे। दैट्स अ डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसिप्लिन। ओके, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, यस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इससे क्या होता, स्पिरिट द क्रॉप्स और इक्विटी। उसके बाद यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्टेबिलिटी और दूसरे एस से सबऑर्डिनेट स्केलर चेन और आर से क्या होता, रिम्यूनरेशन। ओके, ओ से क्या होता, ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया होगा आपको। को मैंने भी अपने मन से लिखा है समझने के लिए, आपको ऐसे ही मार्क मिलेंगे। खाली बुक्स का बुकिश मत बनो, कुछ नया ट्राई करो। तो ये है, तो ऐसा ही लिख सकते हैं। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और चिटिंग भी ले जा सकते हो यार, माइक्रो मार्क ले लो। एफ.डब्ल्यू. टेलर का मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा, आपको समझ में आया वो मैं खाली इतना बताऊंगा। और भी ये वाली है लेकिन मैं अच्छा मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसको। एफ.डब्ल्यू. टेलर की मीनिंग, एफ.डब्ल्यू. टेलर की मीनिंग ओके, एफ.डब्ल्यू. टेलर की मीनिंग, एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज फादर किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। वो कौन थे, हेनरी फ्यूएल, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और ये कौन है साहब, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स क्या होता, अप्लाइंग द स्टैंडर्ड मेथड्स अप्लाई करने के एंड टूल्स टू इंक्रीज द आउटपुट। क्या होता है कि इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज करने के लिए इट्स क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। क्या करने का, कॉस्ट रिड्यूस करने की एंड वेस्टेज। ओके, आपको मीनिंग में क्या लिखने का, आप इससे भी बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने खाली इतना ही लिखा है आपको समझने के लिए और मुझको समझने के लिए। क्या है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। वो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स क्या होता, अप्लाइंग द स्टैंडर्ड मेथड्स को अप्लाई करना एंड टूल्स को टू इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, इट्स क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्टेज। आउटपुट इंक्रीज करो और कॉस्ट एंड वेस्टेज रिड्यूस करो। ये मीनिंग में इतना आता नहीं, आपको लिखना है आया तो। मैं ऐसे डेफिनेटली नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आएगा वो भी क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली नहीं ब्रो। पहले एग्जाम्स में आए थे और अभी भी आएंगे, तो यही उम्मीद है कि मैं ऐसे कंफर्म करके मैं चाहूँ कि ये आएगा। ओके, तो आए ना आए, हम ये प्रिंसिपल्स देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। श्याम कडे, ये है ना, हे मराठीमध्ये आहे, थोडं समजून घ्या। अच्छा, ये जो शब्द है ना वो मराठी में है, श्याम कडे। श्याम तो हिंदी हो सकता, लेकिन कडे है ना ये मराठी है, श्याम कडे। इसमें क्या है, यच, ये है ना ये मिसिंग है, आप मत लो इसमें ये और लास्ट का यम। श्याम शॉर्ट फॉर्म है श्याम का, किसी का नाम हो तो श्याम। ओके, यच यम कडे। क से क्या आता, के आता, के भी आता और सी भी आता है ना, तो हम सी लेंगे, सी। और ड का क्या होता, डे क्या होता, DE, श्याम कडे। यस से क्या होता, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। क्या बोलता, आपको 10 में होगा कि साइंस इज द रूल ऑफ थंब, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस क्या है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब नहीं है। ये क्या है, मैनेजमेंट में भी काम आता, कॉमर्स में भी काम आता, इसलिए साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। यस से हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, हार्मोनी होना चाहिए। हार्मोनी मीन्स भाईचारा, नॉट डिस्कॉर्ड, झगड़े नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता, मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क नहीं करती।
एम से मेंटल रिवॉल्यूशन। अब इसका ये क्या होता है साइंस में कि मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग्स, मीनिंग साइंस में होता, लेकिन इसमें क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब क्या है इसमें थोड़ा समझ के लो कि मेंटल रिवॉल्यूशन क्या क्या कहता है कि इसमें जो भी ओनर का प्रॉफिट है वो बोनस के जरिए एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को देना चाहिए, और वर्कर को क्या देना चाहिए अपना खुद का काम। कॉरपोरेशन क्या बोलता कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में भाईचारा होना चाहिए, सब मिलजुल के काम करने चाहिए, किसी की ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखो, इलेक्शन में और बिजनेस में क्या होता है, इलेक्शन में एक की जीत होती और वो पीएम या मुख्यमंत्री वो बनता है ना, और उसकी ही जय जयकार होती। लेकिन इसमें क्या है, अगर उसका जो फायदा हुआ, अगर इंडिविजुअल कॉरपोरेशन में क्या है कि कम बिजनेस में क्या है, अगर फायदा हुआ तो सबका होगा, खाली एक का होगा क्या, नहीं। एक की राय इधर चलेगी क्या, भाईगिरी नहीं चलेगी। इधर क्या है एम्प्लॉयज़ का भी, उसके बाद सीईओ को भी मिलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी मिलेगा, इन्वेस्टर को भी मिलेगा, सबका फायदा होगा। इसीलिए ये क्या है कोऑपरेशन। कि उधर क्या होता कि एक ही इंसान की वाहाकार होती, एक ही इंसान की चलती, लेकिन इधर वैसा नहीं होता। सबका इन्वेस्टमेंट अपना अपना ही रहता, किसी का 35, किसी का 51, किसी का 20, तो हर का किसी ना किसी का होता है। इस वजह से कॉरपोरेशन रहता। लास्ट डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। क्या हो, ईच एंड एवरी पर्सन का डेवलपमेंट हो, हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, उसकी ग्रेटेस्ट इफिशियंसी यूज हो और उनकी डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट हुई तो वही ग्रेटेस्ट इफिशियंसी यूज कर सकेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन। सी से कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डी से डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो उसका आंसर है जो कॉलेज की डिग्री है ना वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी पर्सनल स्किल इम्पोर्टेंट है। आप कौन सी भी बड़ी कंपनी में देख लो, वो आपको डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल्स को जज करते हैं, आपकी वो स्किल्स देखते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज की डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है बॉस, डेफिनेटली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल हो, टीम बिल्डिंग की स्किल हो, टीम मैनेजमेंट की स्किल हो, इन्वेस्टमेंट स्किल हो, फाइनेंशियल स्किल हो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर की स्किल हो। ये स्किल्स जो है ना वो आपको कॉलेज में सुनने को भी नहीं मिलेंगे और आपको सिखाएंगे भी नहीं। लेकिन जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये सिर्फ इसके बेस पर है कि हम फ्यूचर में बहुत सारे कंटेंट लाने वाले हैं। आप ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, इसमें जो इंस्टा की स्टोरीज़ रहती, व्हाट्सएप के स्टेटस रहते, वो अच्छे से मेंशन किए वाली है। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ये प्लेलिस्ट है, वो आई थिंक कि आपको पसंद आएगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे आने वाले कंटेंट के लिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।